नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में सुस्ती रहेगी कायम या फिर आएगी रिकवरी। आखिरी का 1 घंटा आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि है एक्सपायरी का बड़ा दिन। तो एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करें या फिर यहाँ से और नई शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। सवाल नंबर 2, जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में पिछले कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पीएसयू बैंक्स में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, डिफेंस के अंदर कभी क्या रणनीति हो, क्योंकि बीच बीच में लगातार बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो क्या अभी जो है यहाँ पर एवरेजिंग, खरीदारी जैसी चीज़ें लगातार हम करते रहें, ये तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोगों के सवाल आ रहे हैं उस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन इन सब के साथ आज के विशेष मेहमान को सबसे पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर लेकर के आइए 2 विशेष मेहमान जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आस्था जैन जी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, हमारे साथ प्रियांक जी जुड़ चुके हैं। प्रियांक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहली टिप्पणी मार्केट में सर, एक्सपायरी का दिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और एक्सपायरी का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है? 7 दिन तो हो गए गिरावट के, क्या ये 8वां दिन होगा या फिर आपको लग रहा है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग आएगी? अभी मतलब ट्रेड करें तो करें कैसे मार्केट में सर? नहीं सर, लगातार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 7-8 दिन लगातार हो गए, मार्केट लगातार करेक्शन में है और यहाँ पर 24,600 एक अच्छा लेवल था जहां पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो करंट है मार्केट में डायरेक्शन है वो तो अभी बेरिश ही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं 8 दिन लगातार बेरिश होना, मार्केट अक्सर ऐसा करती नहीं है और बीच में एक हल्का फुल्का करेक्शन देती है। तो उसी नजर में हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में एक कोई ग्रीन रंग दिखाई दे 1-2 दिन, लेकिन जो डायरेक्शन है वो फिलहाल बेरिश ही है। तो अभी के लिए क्या मतलब निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए? एक्सपायरी का दिन है, शांति से बैठे रहें, मतलब चुनिंदा शेयरों पे नज़र रखें। आपका सजेशन, क्या आपकी सलाह रहेगी क्या? नहीं सर, निफ्टी 50 में जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग तो वैसे भी बुलिश और बेरिश दोनों साइड में ट्रेड करते हैं। तो जो लोग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए तो दिन ग्रीन हो चाहे रेड, बस डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेड बिल्कुल जारी रखें। मैं 2 दिन से लगातार जो है शॉर्ट की रिकमेंडेशन पोस्ट कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग बिल्कुल जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बस आपको सही ट्रेड सेटअप और डायरेक्शन पकड़नी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर, सही दायरा, सही डायरेक्शन जो है वो पकड़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। ये सलाह निकल करके आ रही है। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही हैं और वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके सवालों को उठाते हैं। MRPL पे सर पहला सवाल लेंगे। गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनसे उनके प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। MRPL पे जिन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं, 135 की इनकी बाइंग है। अभी अगर देखें आज सुबह से मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ था, अच्छी मजबूती नहीं अब देखने को मिल रही है। 1.25% के आसपास की गिरावट, 132 रुपये 29 पैसे इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ सर। इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने हमें बताया है MRPL पे वो 135 का है, तो ज़्यादा लॉस में नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, लिखा है ये सर। जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ये थी। क्योंकि सर अभी क्या है कि शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक जो है उसके अंदर कोई ऐसी बुलिश स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हमें उसे शॉर्ट टर्म में होल्ड रख सकते हैं हम। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस माइंडसेट के साथ उसको बाई रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि 141 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके नीचे शॉर्ट टर्म में बुलिश होना कुछ खास समझदारी यहाँ पे मुझे नहीं लग रही है। एक बार प्राइस 120 के नीचे जाए तब जो है इसके अंदर बाइंग या इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना ज्यादा बेहतर सजेशन होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है वहां पर जाकर इसमें एवरेजिंग देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो मेरा बायस शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश रहेगा जब तक मार्केट 141 को ब्रेक नहीं कर देता तब तक। चलिए ठीक है सर, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी आई है सलमान सैफी साहब की। सलमान साहब ने बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं। सुजलॉन पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सुजलॉन, आरपा और HFCL, IDFC कह रहे हैं इन सब में लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? नज़रिया इन्होंने हमें बताया है कि क्या नज़रिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी ये 54-55 के आसपास चल रहा है सर, काफ़ी लंबे समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलॉन में क्या करें? लॉस में जो लोग बैठे हैं, क्या एवरेज करना चाहिए, वेट करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए? अभी करें तो करें क्या सुजलॉन में? जी सर, सुजलॉन के अंदर सर मेरी रिकमेंडेशन में मैंने जब बताया था पिछले महीने भी 54 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, जो कि हिट होते हुए दिखाई दे रहा है अभी 54 रुपए 50 पैसे।
तो अभी आप देखेंगे सिर्फ 16 पैसे बचे हैं। लेकिन जिस तरह से स्टॉक का मोमेंटम जो सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमने जो गिरावट देखी 60 रुपए से, जो मार्केट ने बहुत तेजी से एक हफ्ते के अंदर गिरावट दिखाई है 10% की, उसके बाद सीधा सा दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो 51 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट बार भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट 54 रुपए 50 पैसे के नीचे जाता है तो वो 51 से 48 रुपए के बीच में बड़े प्यार से और बहुत तेजी से पहुंच सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखने की नीड है। तो फिलहाल मेरा बायस इसके अंदर बेरिश है, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा था वो लोग स्टॉप लॉस पे बाहर हो सकते हैं इस ट्रेड में। अगर आपने बहुत पुराने बायर हैं, होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, होल्ड रखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, एक बार इसको गिर जाने दे, 48 रुपए के नीचे ही अपना एवरेजिंग का सोचिएगा। या फिर उसके अलावा अगर आपको कोई और प्राइस एक्शन वहां पर ऐसा दिखे बीच में तो आप इस बायस को चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से मार्केट 48-46 रुपए की तरफ बढ़ रही है। चलिए ठीक सर, चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम नमस्कार, कहाँ रह गई थी मैम? बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और जो है अभी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे हम। एक जो है हमारे दर्शक की टिप्पणी, दर्शक का सवाल आया है विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? आरती जैन जी हैं जो जानना चाह रही हैं, 1000 शेयर इनके पास हैं और 100 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। कह रही हैं कि यहाँ पे लक्ष्य क्या रखें और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। हालांकि इनका नज़रिया जो है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का है। तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी हाल की लिस्टिंग विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून विपुल जी, और माफी चाहूंगी थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थी। नहीं नहीं, कोई बात तो नहीं। आज पहुंच चुकी हूँ अपने होम टाउन पे, लेकिन थोड़ा सा कोई लेट हो बात गया। नहीं तो जी। आपको और सभी दर्शकों को उसके लिए बहुत बहुत माफी। अब देखिए, विक्रांत इंजीनियरिंग की बात करें तो इन्होंने खरीदा है 100 के आसपास, राइट। जी और ये अभी जो प्राइस कोट कर रहा है, ये कोट कर रहा है 95। अब अगर मैं आपको इसका बता दूं तो 97 इसका इश्यू प्राइस था जब ये इश्यू आया था। तो अभी ये जस्ट 95 के जस्ट थोड़ा सा के आसपास आ रहा है, यानी कि इश्यू प्राइस से थोड़ा स्लिप हुआ है। मार्केट अभी वीक है, थोड़ा वीक और हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर अभी थोड़ा और वीक होता है तो एक स्टॉप लॉस लगाइए मैम, जो 91 का आता है। लेकिन 91 के नीचे का क्लोज आ जाए तो स्ट्रिक्टली फिर आप एग्जिट कर जाइएगा। बिल्कुल इसमें एग्जिट करने से नुकसान होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 91 के नीचे का क्लोज देगा तो ये डाउन साइड और बढ़ी आ जाएगी, जिसके चांसेस अभी तो कम है। लेकिन फिर भी होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 91 का, ऊपर में टारगेट पहला 100 का रहेगा। चलिए ठीक है, ये आपके लिए सलाह। यहाँ पर एक टिप्पणी सर आपकी जानना चाहेंगे आस्क ऑटोमोटिव को लेकर के। आप जरा देखिए यहाँ पर प्रियांक जी, 523 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ आस्क ऑटोमोटिव है। और हमारी पूजा जी हमारी दर्शक हैं जो जानना चाह रही हैं, कह रही हैं कि आस्क ऑटो के बारे में 564 पे लिया हुआ है, करीब कहाँ तक, किस लेवल तक इसको होल्ड किया जाए? अभी 526 527 के आसपास चल रहा है सर, और इन्होंने लिया हुआ है 564 पे, थोड़ा लॉस है, कब तक होल्ड करेंगे? जी सर, ये आस्क ऑटोमोटिव जो स्टॉक है सर, अभी फिलहाल रिसेंट में ही अपने हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस पर जो है पहुंचा था और वहीं से रिजेक्ट होकर आ रहा है। जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होता है तो वो फेक आउट जो होता है वो बड़ा इनडिसाइसिव होता है, मन में बहुत ज्यादा डाउट्स डालता है। रीजन क्या रहते हैं? एक तो आप एक ऐसे लेवल से रेजिस्टेंस ले रहे हैं जो रेजिस्टेंस पहले भी काम कर चुका है और उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रॉप आया था। तो अगर ये रेजिस्टेंस इस बार भी काम कर जाता है तो आपको सिमिलर वैसे ही रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। ये मन में अक्सर इन्वेस्टर के डर रहता है। बट अगर हम देखें तो आपको जो है, अगर आपने थोड़ा होल्ड करने के पर्पज से लिया है, आप इसे कुछ शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार 500 और 508 रुपए तक इसमें वेट करना चाहिए। वहां तक प्राइस जरूर हिट कर सकता है, उतना आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर मार्जिन और रिस्क कि आप जो है 500, 503, 508 रुपए तक इसको रख सकते हैं। वहां पर आप डिसाइड करें कि ये यहां से वापस से अब जो अपना मोमेंटम है वापस पकड़ रहा है बुलिश की नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि अगर वो भी लूज करता है फिर आपके लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और तब प्राइस जो है वहां से और 10-15% टूट सकता है। फिलहाल जब तक मार्केट 555 के ऊपर नहीं जाता है, इसके अंदर वीकनेस रहेगी और वो वीकनेस में सही डिसीजन आप जो ले सकते हैं 500 या 508 रुपए के बीच में ही ले सकते हैं, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल ये रिकमेंडेशन तो मैम सर ये चाहिए था कि अभी जैसे एक हमारी और दर्शक हैं तन्नू जी हैं, 570 पे लिया हुआ है, वेट करें अभी वो चुपचाप होल्ड करें? 570 क्या है ना, एक्चुअली में उन्होंने ब्रेकआउट
ट्रेड ये लिया होगा जब मार्केट ने ब्रेकआउट कल पिछले हफ्ते में दिया होगा ऑल टाइम हाई का, उन्होंने वो ब्रेकआउट पर लिया। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देख रहे हो जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस हो या ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस हो, तो आप कम से कम वीकली क्लोजिंग का वेट करें, क्योंकि ब्रेकआउट अक्सर फेल होते हैं, वो भी ऐसी मार्केट में जहां पर इंडेक्स आपका साथ ना दे रहा हो। तो ये वही एक फेल्ड ब्रेकआउट है जहां पर वो फंस गए हैं। तो आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 500 रुपए के आसपास, क्योंकि 523 आ ही चुका है। आप लगभग देखें 570 से तो 10% नुकसान में है, तो आप 3-4% का रिस्क और ले लीजिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब अगर आपको लगता है वो रिस्क आपकी कैपेसिटी के बाहर है तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं यहीं पर। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। मैम, अपोलो माइक्रो सिस्टम पे प्रश्न आया हुआ है। 351 पे हमारे एक दर्शक हैं तनु जी ने लिया हुआ है और 100 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी क्या करूं। और काफ़ी शानदार रैली इस शेयर में रही है, अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते अगर हम एक महीने में देखें तो करीब 22-23% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल पीक पे जाके इन्होंने लिया। अभी क्या करें, क्या लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इनको अपने भाव के लिए? आस्था मैम, आवाज़ आ रही है आपको? देखो मेरा एक्चुअली आवाज आ रही है मेरी? अब आई अभी आई जी मैम। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि लंबा इंतजार तो देखिए नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार जरूर करना पड़ेगा, यानी कि होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को। अब अगर हम इस काउंटर की बात करें तो बहुत अच्छी तेजी हमने क्योंकि इस काउंटर में देखी थी, तो अभी ये थोड़ा, जैसा आपने भी सही बोला विपुल जी, सुस्ताने के मूड में है। और इसको मेजर सपोर्ट, क्योंकि ये चल रहा है अभी 327 के आसपास, मेजर सपोर्ट इसको जो मिल रहा है वो 310 के जोन में है। अगर 310 या उसके नीचे जाता है तो ही थोड़ा सा चिंता का विषय ये हो सकता है, लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 350-355 का रहेगा। चलिए ठीक है, 350-355 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर, एनटीपीसी ग्रीन पे आज काफ़ी क्वेरीज हैं प्रियांक जी, और काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन में अभी क्या करें। हालांकि बहुत आप लोग इतनी मेहनत से सवाल भेजते हैं, किस भाव पे लिया है, लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या मतलब सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के और डिटेल के साथ पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिटाई हो रही है लगातार और अब 100 के नीचे आता हुआ, और बीते एक महीने में 6-7% करेक्शन तो आ चुका है। और ज़्यादा क्या डाउनसाइड बाकी रह गया है? क्या यहाँ करंट लेवल पे कुछ एवरेजिंग हो सकती है जिनके पास पहले से हो, और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई संभावनाएं हैं, या फिर अभी अवॉइड करें एनटीपीसी ग्रीन को? जी सर, एनटीपीसी ग्रीन सर, इसके विषय पर मैं लास्ट मंथ भी एक बार बात कर चुका हूं। क्या है सर कि ये अभी भी अपना जो इसका आईपीओ लिस्टिंग प्राइस था 2024 का 111 रुपए का, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जब हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में तब ये तकरीबन 110 रुपए के आसपास था। तभी मैं यही बात बोल रहा था कि 111 रुपए के ऊपर जब तक प्राइस नहीं आता है, इसका ट्रेंड जो रहने वाला है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और ये चीज मैं बाकी भी लोगों को एक समझाने के तरीके से भी बताना चाहूंगा। जब आप किसी आईपीओ को देखें, रिसेंट में लिस्टेड, पिछले 1-1.5 साल में लिस्टेड, अगर प्राइस उसके आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपके पास 2 ही डिसीजन होते हैं। एक, अगर आप उसे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये सोचकर ट्रेड कीजिए कि वो अभी भी बेरिश ट्रेंड में है और कहीं पर भी अपना लो बना सकता है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग के तौर पर आपको लगता है वो कंपनी बहुत बढ़िया है, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं, तो हो सकता है आपको वो बहुत ही अच्छे प्राइस मिल रहे हो, तो आप फिर बाई करके फिर भूल जाइए और एक्सपेक्ट कीजिए कि आप 40 से 50% तक का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं। तो ये 2 स्ट्रेटेजी पहली बात होती है। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर ऑलरेडी अब ट्रेड में आ चुके हैं उनको मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि 95 रुपीज जो है इसका बढ़िया अच्छा लेवल है, 94.50 टू बी एग्जैक्ट। तो 94 रुपए 50 पैसे जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक को सिर्फ एक्यूमुलेट करना है और ये अपना बॉटम बना चुका है, इसको वापस ऊपर जाना है, तो आप 95 रुपए से नीचे अपनी बाइंग करिए या एवरेजिंग करिए, प्राइस को वहां पर सपोर्ट लेने दीजिए और फिर वेट करिए कि एक दिन प्राइस 111 के ऊपर आ जाए। जब 111 के ऊपर आएगा तो आपको इसके अंदर ऐसा मोमेंटम दिखेगा जैसा आप लोगों ने इटरनल में देखा, एक लंबी रैली इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 111 के ऊपर। तो फिलहाल के लिए 94-95 रुपए में 2 ही रुपए का अंतर रह गया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, 95 रुपए पे देखिए प्राइस होल्ड करता है, एक्यूमुलेट करता है और उसके बाद रिवर्स करता है कि नहीं बुलिश साइड में। नई पोजीशन ऑब्वियसली 95 रुपए के नीचे ही रहेगी। तो यही सजेशन रहेगा दोनों तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में आज
पिछले कुछ दिनों में लगातार आस्था मैम हम देख रहे हैं कि डिफेंस में काफ़ी अच्छा मूव रहा और हम लोग लगातार डिफेंस पे काफ़ी हमारी कवरेज भी रही है। अभी जो है दो काउंटर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जिसमें कि काफ़ी हम सुबह भी बातचीत हुई काफ़ी बीएल को लेकर के, जिस तरीके से इसमें रिकवरी आ रही है उसको लेकर के अभी क्या टिप्पणी रहेगी। 404 405 पे ट्रेड करता हुआ कल ऑर्डर की खबरें, आज भी अभी खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे इसको। अभी के हिसाब से लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको 404 405 के आसपास? देखिए बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम हम एटलीस्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं या 4 ट्रेडिंग सेशन से, वो मोमेंटम थोड़ा अच्छा लग रहा है इस काउंटर पे। ये देखिए लगातार हायर हाईज और हायर लूज की फॉर्मेशन दिखा रहा है ऑन चार्ट्स। बारिंग टुडे अभी तक इसने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, बट अगर ये कल के हाई को जो कि 408 409 के जोन में आता है वो ब्रेक करता है तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी जो मैं चार्ट पे देख सकती हूँ वो एक पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म भी देखे तो 390 पे बहुत अच्छा सपोर्ट इसको मिला हुआ है जो इसने पकड़ के रखा हुआ है। और देखा जाए तो 370 से 390 के जोन में अच्छा सपोर्ट इसने पकड़ा हुआ है जो ये तोड़ नहीं रहा। एटलीस्ट 390 तो ये पिछले 15 दिनों से तोड़ नहीं रहा, तो मुझे ये काउंटर अच्छा लग रहा है। इसमें बने रहने की सलाह है, जिसने लिया हुआ है वो, जो नई खरीदारी करना चाहते हैं वो भी इस काउंटर को देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी गिरावट पे, क्योंकि मार्केट आज जिस तरह से हम वॉलेटाइल मूव देख रहे हैं, अगर गिरावट आती है तकरीबन 400 के आसपास तो बढ़िया लेवल होंगे 400 से 398 के जोन में, जहां इसे अक्यूमुलेट किया जाना चाहिए। तो खरीदारी करने की भी सलाह है और बने रहने की भी सलाह है, लेकिन खरीदारी सिर्फ लोअर लेवल पे करने की सलाह है। स्टॉप लॉस की हर सूरत में जो रखना है वो 370 का रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है ये। एक लेवल ब्रेक होने के चांसेस अभी तो नहीं लगते, तो 370 के स्टॉप लॉस के साथ 396 398 के जोन में खरीदे और टारगेट इसमें वापस से 435 तक के रख सकते हैं। 435 के टारगेट, 396 98 के आसपास फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पे दी गई है, यही कहा ना मैम आपने? बिल्कुल, और स्टॉप लॉस 370 का रहेगा। 370 370 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें। चलिए, तो अब जरा चूँकि बात हम कर रहे हैं इस पर, तो थोड़ा एचएल के भी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं प्रियांक सर से। प्रियांक जी जरा बताइए एचएल में क्या करें, अगर फ्रेश बाई कर सकते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा काउंटर है, थोड़ा ठहर करके, बाकियों की तरह हाई बीटा नहीं है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे एचएल को लेकर के? धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे उतरता है, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी सर, एचएएल पर तो आप तो सर मुझे देख ही रहे, मैं 2 महीने से 43-60 को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा था बिल्कुल, जब मार्केट गिर रहा था पिछले महीनों में, जुलाई में। और आप देखेंगे 43-60 ने क्या बढ़िया रिएक्शन भी दिया और वापस जो हमारा 49-30 का टारगेट था वो एग्जैक्ट हिट हुआ है। तो एचएएल के अंदर अभी तक हम देखेंगे कि बात जो हमारी कहीं ना कहीं इसने सुनी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने जो अभी तक दिखाया वो तो ठीक किया है। अब पहले रिसर्च को ही मुझे जो है आगे बढ़ाते हुए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहली बार भी मैंने बताया था मेरे टारगेट यहाँ पे 5160 रुपए के हैं, तो वो टारगेट्स अभी भी पूरी तरह से वैलिड हैं। जिन लोगों ने 4360 4400 में बाइंग किया था, अगर वो चाहते हैं कि हमने प्रॉफिट बुकिंग 4950 पर कर ली, एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो आप 4650 से 4750 के बीच में एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम नए इन्वेस्टर हैं और अभी आप सोच रहे हो नई पोजीशन बनाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट करने दीजिए। आप अगर आपको ये स्टॉक 4700 के नीचे मिलता है तो ही आप नई प्लानिंग करें, 4600 से 4700 के बीच में, तभी आप इसके अंदर नई पोजीशन बनाएं, क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा मोमेंटम देकर हल्के से करेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे तो फिर अगर वो 100 पॉइंट नीचे आता है तो फिर आपके मन में वही डाउट आएंगे कि मैंने कहीं ऊंचा बाई तो नहीं कर लिया, और ऐसा डाउट एक अच्छे स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में निकालने में अक्सर काम कर जाता है। वो आपको बचाने का तरीका यही है कि आप थोड़ा बेहतर प्राइसेस पर बाई करें, 4700 के नीचे ही देखें। बट एवरेजिंग वाले लोग 4750 के आसपास से भी एवरेजिंग कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे सेम ही रहेंगे, 5100 5150, और उसके बाद अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 5800 तक। चलिए ठीक। और इस बीच हमारे साथ 700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा संख्या बल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे हमारे लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक पे लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। और जितनी भी रील और टेलीग्राम के माध्यम से बिना सेबी रजिस्टर्ड लोग जो है आपको सलाह दे रहे हैं, मत सुनिए उनको। जो लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं, जैसे आस्था जी हैं, प्रियांक जी हैं,
उन पर ही आप लोग फोकस कीजिए, उन पर ही आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। सुनील जी की। आइनॉक्स विंड कह रहे हैं कि 6 महीने से होल्ड कर रहा हूं मैम। आस्था मैम आपके लिए है सवाल ये। आइनॉक्स विंड को लेकर के 150 शेयर हैं इनके पास 140 पे, और ब्रेक इवन के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, और 6 महीने का नज़रिया है। कह रहे हैं आपका व्यू और टारगेट यहाँ पर क्या होगा आइनॉक्स विंड को लेकर के। आज थोड़ा प्रेशर है, आधे % के आसपास की गिरावट, लेकिन मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आइनॉक्स विंड को लेकर के? भारी निशान में आया है अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है इस काउंटर के लिए 135 का, या फिर हम मोटा मोटी बोले तो 130 का। ये इसने काफी समय से ब्रेक नहीं किया है। काफी समय से बोले तो आप मानिए कि जनवरी ऑनवर्ड्स मैं बात कर रही हूँ, तो जनवरी ऑनवर्ड्स इसने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है, जो कि 130 का लेवल है। आज भी हम देखें 139 पे चल रहा है, तो 130 का एक इम्पोर्टेंट, या 129 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप होल्ड करिए, क्योंकि कुछ महीनों का व्यू इन्होंने बोला है और उसी हिसाब से इनको यहाँ पे राय दी जा रही है। 129 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करिए। अगर ये किसी भी वजह से तेज हुआ तो ये पहला 147 के पार निकलना जरूरी है। जब ये 147 के पार निकलेगा, 155 160 तक की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें होल्ड बनाए रखना है। 129 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसके नीचे के क्लोज आने लगे तो ही एग्जिट करना है। क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस है 129 का, और बने रहने की सलाह है। बने रहने की सलाह है। और इस बीच आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं जुपिटर वैगन को लेकर के। प्रियांक जी जरा देखिए एक बार, हमारे एक दर्शक का नाम तो मैं मिस कर गया हूँ, भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था कि जुपिटर वैगन और ONGC। लेकिन अभी शशांक जी का भी सवाल है जुपिटर वैगन पे, और एक दो लोग सवाल जुपिटर वैगन पे कर रहे हैं। तो शशांक जी के पास तो 340 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, 3 महीने का नज़रिया है, 1600 शेयर है इनके पास। इनको तो ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है सर, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी जुपिटर वैगन को लेकर के? पिछले कुछ दिनों में थोड़ा मोमेंटम बना है, 4-5% की रैली एक महीने में आई है। क्या अभी रेलवे बजट तक होल्ड कर सकते हैं? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी सर, जुपिटर वैगन जो है सर, इसके फंडामेंटल्स तो मैंने नहीं देखे हैं। बात करेंगे अगर टेक्निकल एनालिसिस और सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पर, तो चार्ट्स के बेसिस पर तो स्टॉक ठीक लग रहा है। 300 से 305 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, उसको होल्ड भी कर रहा है प्राइस पिछले 1.5-2 महीने से। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 305 को अपना एंकर रखकर सपोर्ट मानकर इसके अंदर बाइंग या एवरेजिंग करना शुरू किया है, तो बहुत ही सही प्राइसेस पर आपने बाई किया है। अभी भी स्टॉक कुछ 10% ऊपर है वहां से, और आने वाले दिनों में अगर मार्केट और कंसोलिडेट करती है तो आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी ऐसी कोई फोमो में आके आपको बाई करने का नीड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसके अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अभी बाई करने की 300 से 320 325 के बीच में। तो मेरे हिसाब से वहां पे बाइंग करना ठीक है। आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट 370 रुपए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसको मिड या लॉन्ग टर्म के लिए बाई या होल्ड करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 410 रुपए 420 रुपए भी ये आने वाले 6 से 8 महीने में हो सकता है आपको दिखाए। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉक का जिस तरह से बिहेवियर है पिछले सालों के अंदर भी, तो अभी टाइम करेक्शन में चल रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया रैली जो है स्टॉक ने दी थी 2022 और 23 में। तो टाइम करेक्शन वाले स्टॉक के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि ब्रेकआउट जो होता है वो थोड़ा देरी से आता है और थोड़ा वक्त लगाता है। हालांकि जब आएगा तो बढ़िया आएगा, लेकिन सब्र का फल मीठा वाली कहावत पे आपको चलना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा वाली कहावत के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात यहाँ पर निकल के आई, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। चलिए सर जरा एक छोटा शेयर देखिए सर, इस पे हमारे एक दर्शक बेचारे तो नहीं जानना चाह रहे हैं, और वो है रतन इंडिया पावर। ये सरफराज साहब हमारे हैं और जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू सरफराज साहब। रतन इंडिया पावर 5 महीने का व्यू है, 14 रुपये की बाइंग है। सर एक टाइम था जब ये आर पावर चल रहा था, फिर सुजलॉन भी चल रहा था, फिर जेपी पे खबर आ गई, फिर रतन इंडिया भी उसी धूम में चल रहा था। अब लेकिन सब फंस गए हैं। अभी क्या करें? ये 14 पे लिए हुए हैं, 11 का भाव आ गया है, 11.25 का, और निश्चित रूप से जब छोटा शेयर होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इन्होंने अब मोटे ही शेयर लिए होंगे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली नंबर। लेकिन क्या करें, अभी भी होल्ड करें, लॉस बुक करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? जी सर, छोटे शेयर में सर ज्यादा आप देखते हैं डिमांड, बहुत क्वेश्चंस रिटेलर्स के इस वजह से रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी ये चीज चलती है कि भाई अगर सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा खरीद लो। और मैं कई बार ये बात बोलता हूँ
कि भाई आप शेयर मार्केट में हो, सुपर मार्केट में नहीं हो, कि सेल लगी है तो खरीद लो, सस्ता है तो खरीद लो। सस्ता नहीं, अच्छा बाई करो, ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना सर? अब वही चीज है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे सर, मेरा व्यू, हम लास्ट वीक भी जब लाइव में थे तो मैं बोल रहा था कि पावर के स्टॉक्स में अभी सर थोड़ा सा कुछ करेक्शन आ जाए तो ज्यादा बढ़िया बात बनेगी। और रतन पावर के अंदर वही बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मैं इसके ऊपर बेरिश ही हूं। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में, देखिए मैं जो बोलने वाला हूं ना, मुझे पता है उसके बाद आधे लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये प्रियांक ने ऐसी बात बोल दी, ये सबसे खराब रिसर्च एनालिस्ट है। पर देखिए मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम जो भी बोलते हैं हम सिर्फ वो बोलते हैं अनबायस तरीके से, जो आपको बता सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है चार्ट पे। फिलहाल सर मेरा बायस बेरिश है, और आने वाले दिनों में अगर ये 9.5 रुपए से नीचे है, 8.5 रुपए तक भी जाता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिखाई देगा। मेरा इसमें एग्जैक्ट की टारगेट जो है वो 8 रुपए से 8.5 रुपए है। मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, 2-3 महीने के अंदर ये 8 और 8.5 रुपए के बीच में दिखाई देगा। और बुलिशनेस इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट तभी कर सकता हूं अगर ये 16 रुपए के ऊपर जाए। बीच में आने वाला कोई भी पंप मेरे लिए फेक मूव होगा। तो मेरा इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस है बेरिश, और बिल्कुल एकदम सेल करने की सलाह है इसमें। सेल करने की सलाह है यहाँ पर, तो बेच दीजिए, जो लॉस हो रहा है उसको बियर कर लीजिए। फिर देखा जाएगा, फिर मोमेंटम आएगा, दोबारा देख लेंगे, प्रियांक जी से पूछ लेंगे, बाकी एक्सपर्ट से पूछ लेंगे। जब मौका मिलेगा तो फिर बिल्कुल आप दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। अभी के लिए फिर लंबे समय तक पैसे फंसे रहेंगे। लेकिन सर इस बीच में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर इन बातों के साथ जरूरी है, जैसा आपने बोला, भेज दीजिए कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि हम सिर्फ रिसर्च देते हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपके बैलेंस और आपके पोजीशन को नहीं समझते हैं। तो हमारी रिसर्च का काम है आपको जानकारी पहुंचाना, उस पर डिसीजन लेना सिर्फ आपका फैसला होता है, और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है मतलब आप सभी मित्र लोग जो है ना, आजकल ये बात सही है कि खैर अच्छी बात है खैर ये कि पूरा मतलब डिस्क्लेमर ऐसा। प्रदीप जी को भी मैं देखता हूँ कि मतलब जितनी देर में 5 सवाल डिस्कस कर लें उतनी देर में खाली मतलब वो डिस्क्लेमर ही देते हैं, और आप भी मतलब अलर्ट रहते हैं। बहुत अच्छी बात है खैर ये, मतलब बिल्कुल सर नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। और अगली टिप्पणी जो है इरेडा को लेकर के है। आस्था मैम जुड़ी है क्या हमारे साथ? चलिए, अभी लगता है कुछ जुड़ रही हैं, थोड़ा संपर्क का इशू है, नेट का इशू चल रहा है। तो तब तक प्रियांक सर से पूछ लेते हैं। प्रियांक जी जरा बताइए, ये मतलब शेयर 150 के क्रॉस किया, लगा थोड़ा दिन, मतलब जो है हो सकता है मोमेंटम बन जाए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस हैं लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे, पर ये ऊपर से फिर फिसला है सर। ये अभी हाल फिलहाल में इसने 160 तक गया था सर, ये शायद 19 सितंबर 20 सितंबर के आसपास, वहाँ से फिर टूटते हुए फिर 150 के नीचे आ गया। कुछ संभावनाएं हैं सर यहाँ पर इरेडा में? जी सर, इरेडा में तो सर लास्ट वीक ही मैंने अपना बायस बताया था बेरिश का ही, और इसमें टारगेट भी बताया था कि 137 रुपए तक जा सकता है। जब तक मार्केट 154 रुपए के ऊपर नहीं आती है तब तक हम इसमें बायस जो है बेरिश रखेंगे, और 154 रुपए को अपना इनवैलिडेशन रखेंगे कि यहाँ पर जो है स्टॉक अगर 154 को ब्रेक कर जाता है, कोई ऐसी न्यूज आ जाती है बीच में, क्योंकि क्या है कि मार्केट्स में एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, फंडामेंटल्स ड्राइव्स द मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस टाइम्स द मार्केट। तो हम जब एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव तो फंडामेंटल्स ही करते हैं। तो कोई अगर ऐसी न्यूज आ जाती है बीच में जहां पे आपको लगता है कोई ऐसा नया डेवलपमेंट आता है, तो अगर 156 रुपए के ऊपर वापस से जाता है तो हम प्लान करेंगे कि ठीक है हम इसमें बुलिश हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अपना बायस बेरिश ही रखेंगे। तो जिनके पास है वो करें क्या, मतलब बेचें, बने रहें, क्या करें सर फिर वो? सर अभी जैसे मेरा रीसेंट टारगेट जो है क्लोज बाई, जो पहला सपोर्ट या आप कह सकते हैं लेवल ऑफ रिएक्शन जो है वो 137 रुपए तक का है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका रिस्क आपको तब तक होल्ड करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता है। ठीक, एक हमारे अगर आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि एक स्टॉप लॉस लगाकर 154 का वेट करें, तो मेरे हिसाब से सर स्टॉप लॉस आप बहुत पास में 145 रुपए रख सकते हैं। ठीक सर, ये सवाल, ये उत्तर आपके प्रश्न का है। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी थी, उनका प्रश्न गायब हो गया, क्षमा चाहेंगे। जैन इरिगेशन पे शायद उनका सवाल था, और प्रश्न जो है गायब हो गया। वो इतना फ्लो इतना तेज रहता है ना। आस्था मैम आ गई। चलिए मैम, जरा आप ही उत्तर दीजिए जैन इरिगेशन को लेकर के। प्रश्न थोड़ी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो जैन इरिगेशन पे बताएंगे या फिर आप बताइए? हेमलता सुरेश कुमार के नाम पे हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे आस्था मैम से ही एडवाइस चाहिए। ज़ारो IPO में मिला हुआ है, इसमें अभी क्या करें, लॉस में हूँ, मैं होल्ड कर सकती हूँ?
तो चूंकि ये आपके नाम का सवाल है तो आप इसका उत्तर दे दीजिए। इसका प्रश्न जैन इरिगेशन पे वर्षा गुप्ता जी का सवाल, हाँ सवाल मिल गया, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं प्रियांक सर के साथ। जरा मैम ये जारो जो है के ऊपर कोई टिप्पणी है क्या आपकी? देखिए, जैरो की बात करें तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही लिस्टिंग्स के हिसाब से बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, एक अनलकी डे रहा है। और जैरो तो बिल्कुल सबसे खराब लिस्टिंग उसकी हुई है। इनफैक्ट जब हमारी चर्चा हो रही थी, एक साथ 4 आईपीओ आए थे, तब हमने उस पर राय भी दी थी। लेकिन ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये वाली जो राय है, शायद अब तक जितने भी आईपीओ दिए उसमें ये राय मेरी थोड़ी सही नहीं गई है। तो सबसे पहले उसके लिए क्षमा। क्योंकि क्या होता है ना विपुल जी, एक साथ जब 15 इश्यूज, बिल्कुल 18 बिल्कुल। इश्यूज आते हैं तो हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फटाफट सबको एनालाइज करना, सबको बोलना। लेकिन वो उसमें जिम्मेदारी हमारी आती कि अल्टीमेटली राय हमने ही दी थी। अब अगर मैं जारो की बात करूं, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एजुकेशन वाला है, देखिए। और ये जो एजुकेशन वाला बिजनेस मॉडल है, इसमें एक, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम जो रहती है, और शायद वो मेरी एड्रेस करने में नहीं आई, वो स्केलिंग अप की रहती है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उठा के देख लीजिए, स्केलिंग अप करना उनके लिए काफी काफी टफ हो जाता है। मुझे वो कारण लगता है कि वो एक कारण रहा है कि आज हमने इसकी जो लिस्टिंग देखी है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। करना क्या है, मैं इन्हें यहाँ पे राय दे रही हूँ कि आधे जो भी अलॉटमेंट आए उसमें से आधे अलॉटमेंट में करंट लेवल्स पे एग्जिट कर जाइए। मैं क्यों बोल रही हूँ लॉस बुक करने के लिए? क्योंकि अभी भी जिस तरह से मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स अब डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से आगे जाके भी कोई बहुत बड़ा अपराइज इसमें आएगा नहीं, जिसकी की उम्मीद में मैं इनको कंटिन्यू कराऊं। तो पार्शियली एक बार लॉस बुक करिए। और जो भी अब दूसरे अब अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, और हम विपुल जी अब ट्राई करेंगे, क्योंकि जब एक साथ बाढ़ आती है तो सब पे राय नहीं दी जा सकती, और राय देना भी गलत होता है। तो जो बहुत ही अच्छे आईपीओस हैं उनमें लगाइए। और मेरे को लगता है कि जो भी आज नुकसान हुआ है वो भरपाई बिल्कुल हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में वापस से होती भी नजर आए। तो सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये एक आईपीओ, मेरा एनालिसिस इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है बराबर नहीं गया आज तक मैंने जितने भी एनालिसिस किए। और अभी भी मेरी राय ये है कि इसमें से एग्जिट करिए पार्शियली। तो आधे तो निकाल के एग्जिट करिए, और आधे के लिए आने वाले कुछ दिनों में आप वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करवाइए, तो हम आपको और अच्छे से इस पे जानकारी दे पाएंगे। कोई बात नहीं मैम, इसमें क्षमा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार की स्थिति भी ऐसी है ना मैम। और जब 4-4 आईपीओज लिस्ट होते हैं, बाज़ार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कुछ एक आईपीओज तो लिस्टिंग प्राइस से बिलो जी जो है वो बिल्कुल होंगे ही होंगे। हाँ थोड़ा देखिए विपुल जी, इसमें क्या हुआ है कि ट्रम्प साहब ने फार्मा पे लगा दिया। तो ये जब हाँ आईपीओ बंद हुए उसके बाद की जो न्यूज आती जा रही है वो कहीं भी मार्केट के सपोर्टिव नहीं है। आज देखेंगे उठ के तो फिर से फर्नीचर्स पे लगाया। तो मार्केट संभल ही नहीं पा रहा है, ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है। ये जब आईपीओ खुले थे तब तक इतना ज्यादा माहौल नेगेटिव नहीं था, लेकिन अब जो बन रहा है तो वो अभी ये हमें भी सचेत कर रहा है कि अब जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो बहुत ही यहाँ पे बिल्कुल चुन के दें, और चुन चुन के ही यहाँ पे रिकमेंडेशन देनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता एक दो आईपीओ में नहीं लगा और कमाया नहीं, लेकिन जब बिल्कुल। कैपिटल लॉस होता है तो आगे लगाने की जो एक मंशा होती है उस पे भी एक आघात होता है। ये हम भी समझ सकते हैं, आज इतने सालों से कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने क्षमा मांगी है, क्योंकि बहुत लोग आज हतोत्साहित हुए होंगे, कि ये निराश हुए होंगे कि ये क्या हुआ है आईपीओ में। तो उसी के लिए एक बार इसमें एग्जिट जरूर करिए पार्शियली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा जगह है जहां पे कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। पार्शियली एग्जिट करने की सलाह है, पार्शियली होल्ड करिए। ये बड़प्पन है मैम आपका, थैंक यू इतनी डिटेल में दर्शकों के बारे में सोचने के लिए। और यही वजह है कि लोग आपको आईपीओ एनालिसिस के लिए इतना पसंद करते हैं। और अब तो हालत ये हो गई कि आईपीओ पे हम लोग चर्चा करते हैं, प्रियांक जी रचित जी बोल रहे थे, कह रहे तो उनकी आदत है सारे कमेंट पढ़ने की। कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं नहीं हूँ आस्था जी। कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आईपीओ बोल के जाता हूँ, नीचे लिखते हैं आस्था जी को बुलाओ, आस्था जी को बुलाओ, आस्था जी से पूछो। तो वो मतलब ये इसी वजह से, क्योंकि आप इतने डिवोटेड हैं अपने काम के लिए और इतना दर्शकों के बारे में सोचती हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो जैन इरिगेशन वाला सवाल रहेगा। ये हैं वर्षा गुप्ता जी, कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद सवाल पूछा है सर, सवाल प्लीज़ ले लीजिएगा आप। आपका जवाब मिल गया मैम। जैन इरिगेशन 58 रुपये पे लेकर के है इनके पास। ये भी शेयर ने काफ़ी परेशान किया और मतलब चला नहीं उस तरीके से। सर क्या टिप्पणी रहेगी जैन इरिगेशन पे? अभी भी 6 रुपये के लॉस पे हैं ये। कोई संभावनाएं हैं इनके भाव को आने की? जी सर, जैन इरिगेशन पर बोलने से पहले सर आस्था जी की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं कल ही ट्वीट पढ़ रहा था, एक बहुत बढ़िया मुझे लगा कि
हमारा डिस्क्लेमर को किसी ने लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर नाउ सब्जेक्ट टू ट्रम्प रिस्क, रीड ऑल ट्वीट्स केयरफुली। ये अच्छा है सर, ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया तो है। सारे ट्वीट्स केयरफुली पढ़िए, हाँ। आजकल ये हो गया इन्वेस्टमेंट ना। वाह वाह, तो बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, ये जी अच्छा सर। था। जी सर बताइए। सर देखिए, जैन इरिगेशन जो स्टॉक है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत सारे लोगों की थी कि ये स्टॉक जिस तरह से परफॉर्मेंस इसने दिया था कोविड के बाद वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं 2024 से ही स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर फंस गया है और कहीं ना कहीं बार बार 75 और 45 के बीच में घूमता रहता है। फिलहाल के लिए समझने की जरूरत यह है कि अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया है जो कि पिछले 1.5 साल से एक रेंज के अंदर है, तो उसके अंदर बायस जो है आपका साइडवेज रहता है, और अगर आप इसमें होल्ड करके रखेंगे तभी आपको जो है इसके अंदर रिजल्ट या अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है। पेशेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन तरह के स्टॉक्स में। 48 रुपए के ऊपर जब तक है, 45 रुपए 48 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा। जो होल्ड करने के लिए जो सलाह होती है वो हमेशा आपको बाई की दी जाएगी। अगर आप किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो यूजुअली आपको इसमें बाई रिकमेंडेशन देंगे, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जो है ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो बुलिश ही है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आपके लेवल्स आएंगे, इवन उससे बढ़िया लेवल्स आएंगे, 65 85 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। लेकिन बीच में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये स्टॉक वापस से 45 रुपए 43 रुपए तक भी रीटेस्ट करने जा सकता है, वहां तक आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप उतना पेशेंस नहीं दिखा सकते या शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो 58 रुपए पे अगर आपने बाई किया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-7% का ड्रॉप है, आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें टारगेट्स या रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 12 से 15 महीने का होराइजन लेकर चले मिनिमम, तब जाके आपको वो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जो 65 और 85 की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले प्रश्न पर। 5 स्टार को लेकर के पिछले 3-4 दिन से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। मैम ज़रा एक बार देखिएगा, 5 स्टार बिजनेस के नाम से कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से मतलब 8 बजे के शो हम अपलोड करते हैं और उसके बाद कहते हैं आपने आज भी नहीं लिया, तो मुझे लगा कि आज इसको डिस्कस कर ही लिया जाए। 531 का लेवल है, करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने लिया हो, जिनके पास है ये शेयर, उन्हें क्या सलाह देंगी 5 स्टार को लेकर के? हमारे एक दर्शक का सवाल भी था इसको लेकर के, सवाल मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी सवाल हैं इसको लेकर के। तो क्या टिप्पणी रहेगी मैम 5 स्टार बिजनेस पे इस रिकवरी पर? जी बिल्कुल, देखिए 5 स्टार भी एक ऐसा काउंटर है जो कि आईपीओ का आया हुआ काउंटर है, और जिस टाइम ये आईपीओ पे आया था उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा मूड माहौल खराब था, जैसा कि आज है। नवंबर 11 2022 की मैं ये बात कर रही हूँ, हमने तभी एनालाइज किया था और उस टाइम ये 400 के आसपास का, मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं आता, लेकिन 450 या 470 का कुछ इश्यू प्राइस था। देखिए 5 स्टार की अब मैं बात करूं, क्योंकि अभी इसके आईपीओ को भी लिस्ट हुए हुए काफी समय हो गया है, तो ट्रेंड अभी भी वीक है। ऑल्दो ये जब आया था 470-71 पे आया था, उसके बाद ऊपर में 900 तक भी जाके आया है, 950 तक भी 2022 से लेके अभी मैं चीज की बात करूं। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट का माहौल थोड़ा सा वीक हुआ है, और ये माहौल ऐसा हो रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तो अर्निंग्स आउटलुक थोड़ा सा लेके हम लोग कॉशियस है, दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हैंगओवर एक बना हुआ है। तो इसमें जितने भी ये कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ, लेकिन ये मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से थोड़ा वीक अभी हो रहा है। इसमें जो तेजी बनेगी वो 570 के ऊपर बनेगी, यहाँ से भी 40 पॉइंट ऊपर की जब ये दौड़ लगाएगा और उसके ऊपर टिकने लगेगा तो ये वापस से तेजी का एक दावेदार हो जाएगा। तो हमें इतना तो इसको होल्ड करना ही पड़ेगा और इसमें बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा पोजीशन पे, अगर 500 का लगाते हैं तो बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा, चलिए ठीक है। इस बीच राज साहब हैं और राज साहब जानना चाह रहे हैं एनएलसी इंडिया के बारे में, और इनकी टिप्पणी विशेष रूप से प्रियांक जी के लिए है। कह रहे हैं प्रियांक सर प्लीज़ गिव योर एनालिसिस ऑन एनएलसी इंडिया, वेयर टू बाई और वेदर टू बाई होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि कहाँ पे खरीदें, क्या करें, अगर ख़रीदना है तो किस लेवल पे ख़रीदा जाए, ज़रा बताइए सर एनएलसी इंडिया। और आज काफ़ी सारे सवाल आर पावर को लेके आ रहे हैं सर, आज कुछ खबरें भी थी यहाँ पर, वो खबर हम डिस्कस करेंगे बाद में खबरों के खेल में। लेकिन आर पावर पे 44 का लेवल कैसा लग रहा है, इन दोनों शेयरों पे आपकी टिप्पणी थोड़ा जानना चाहेंगे फटाफट सर। जी सर। सर पहला स्टॉक आपने बताया एनएलसी इंडिया ना? जी सर, जो स्क्रीन पर है इस समय एनएलसी इंडिया 284-85 के आसपास चल रहा है, और ये कह रहे हैं खरीदें कि ना खरीदें, आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल।
एनएलसी इंडिया सर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के अंदर, और स्टॉक जो है लगभग अपने ऑल टाइम हाई ट्रेडेड एरिया के आसपास चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2008 का हाई इसका था 277 रुपए का, और आप देखेंगे 2008 के बाद कितने साल हो गए, अगर हम देखें 17 साल बाद वापस उन प्राइसेस पर आ रहा है, तो ये कमाल की बात है। और वही लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्राइस अब बेहतर है इसके नीचे वापस ना जाए, 277 के नीचे वापस ना जाए, और स्टॉक का चार्ट देखकर लग भी रहा है कि शायद ना जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर इसको होल्ड कर रहा है तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया जा सकता है, बिल्कुल बाई रेंज में है। और यहाँ पे होल्ड करना बाई करना दोनों ही चीजें समझदारी है। स्टॉप लॉस आप इसके अंदर 225 से 235 के बीच में लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको टारगेट भी बता देता हूं जी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, लेवल 311 का ध्यान रखना है, क्योंकि 311 ऑल टाइम हाई ट्रेड है। अभी एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हुए मैं समझा रहा था ऑल टाइम हाई का इंपॉर्टेंस। तो 311 को ब्रेक करने के बाद इसमें जो पहला टारगेट आता है वो 425 रुपए का आता है। तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है सर ये 425 का टारगेट पॉसिबल है आने वाले 6-8 महीने के अंदर। तो स्टॉक बिल्कुल होल्ड और बाई दोनों के लिए रिकमेंडेड है। स्टॉप लॉस जरूर लगाकर रखें आप 235 से 225 के बीच में कहीं पर भी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच आर पावर पे मैम से पूछ लेते हैं। मैम आर पावर देखिए जरा, आर पावर में, और सर आप गोदावरी पावर निकाल के देखिए। अभिजीत मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं गोदावरी पावर को लेकर के। आर पावर में मैम 44 साढ़े 44 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? एक तरफा चला, फिर बहुत सारे मामले सामने आए, और फिर अब लगातार पिट रहा है। जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के एवरेजिंग को लेकर के सवाल भी हैं। 44 रुपये पे कैसा लग रहा है आर पावर? नहीं, वीक लग रहा है अभी भी। एवरेजिंग के लिए मुझे नहीं लगता ये सही लेवल्स होंगे। 44 के आसपास चल रहा है, एवरेजिंग हम 40 से लेके 38 के जोन में करेंगे। तो अभी इसमें एवरेजिंग के मौके ना तलाशे। 40 से लेके 40 तक एटलीस्ट, वहां तक तो बिल्कुल वेट करें, फिर पोजीशन को रिव्यू कराएं। तो उसमें वापस से फिर एवरेजिंग के मौके जो भी सही लेवल्स होंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। बाकी सही लेवल इसका 38 से लेके 40 के जोन में आता है। 38 से 40 के रेंज में आता है। सर गोदावरी पावर, ये तो आर पावर हो गया, गोदावरी पावर पे जरा नज़र डाल लेते हैं। तो काफ़ी सवाल हैं आज, जबकि पिटा हुआ है पावर सेक्टर, उसके बावजूद गोदावरी पावर हो गया, इरडा हो गया, सुजलॉन हो गया। सर गोदावरी पावर 246 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि सर ज़रा बताइए अभी क्या करना चाहिए। बीच में गोदावरी पावर भी काफ़ी शानदार रैली दिखा चुका है, और यहाँ पर सुबह 10 बजे में कॉल वगैरह भी थी कुछ 1-2 हफ्ते पहले, टारगेट भी हिट हुए। अभी क्या करें सर? जी सर, गोदावरी पावर का चार्ट सर मैं काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, आप बिल्कुल सच बोलूं तो, और मैं खुद सरप्राइज हूँ कि पावर सेक्टर के अंदर भी इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया जो है रैली रिसेंट टाइम्स में दी है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 250-255 जो था वो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग लेवल था, और वही प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है अभी आसपास शॉर्ट टर्म में ये 230-225 रुपए तक वापस आ सकता है करेक्शन करते हुए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ब्रेकआउट बाइंग कर रहे हैं तो मैं उसको बोलूंगा कि आप अवॉइड कीजिए, एवरेजिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको 210 से लेके 225 के बीच में स्टॉक दिखाई दे तो आप नई बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नई बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जिनके पास होल्ड है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर जा सकते हैं या पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच विष्णु मॉर्निंग स्टार के नाम से हमारे एक दर्शक ने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, 1 महीने से मेरा सवाल नहीं लिया गया है, आज ले लो सर। बिल्कुल ले लिया गया है। सजिलिटी के ऊपर मैम इनका सवाल है। इस शेयर ने भी अच्छा मोमेंटम बीच में दिखाया था, 43 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 400 शेयर इनके पास हैं। अभी अगर हम देखें सजिलिटी का शेयर जो है वो चल रहा है तो उसी के भाव के आसपास चल रहा है जिस भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं, 43 के आसपास। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करें 43-44 के आसपास? 43 पे लिया हुआ है। एक बार चाहे तो ब्रेक इवन है तो फिर निकल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़ा वीक बना हुआ है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन हो रही है, या फिर किसी और को भी जो दर्शक दिख रहे हैं उनको प्रॉफिट की सिचुएशन हो रही है, तो एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, या फिर ब्रेक इवन पे है तो एक बार के लिए जरूर इसमें एग्जिट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको 37 के लेवल पे है, 40 से लेके 37 का एक लेवल ऐसा आ रहा है जहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी होल्ड कर रहा है। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ब्रेक इवन पे है तो ये सलाह पर्टिकुलरली इनके लिए
लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, चाहे वो लोअर लेवल पे हो हाई लेवल पे हो, उनको बने रहने की ही सलाह है। सिर्फ इन्हीं दर्शक के लिए मैं बोल रही हूँ, ब्रेक इवन पे तो एक बार निकल जाइए, चाहे तो नीचे में वापस से 38 से 40 के जोन में इसको अक्यूमुलेट करने का प्रयास करिए। चलिए, इनकी एक और टिप्पणी थी, कह रहे हैं कि आस्था मैम से एक सवाल है, पीजी नहीं होगा, पी किसी स्टॉक का कैसे पता करते हैं, आज राय दिलवा दीजिए। सर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम कुछ एजुकेशन के लिहाज से लेकर के आते हैं आपके लिए, ताकि आपको ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी के क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताएं आप लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुरंत डिस्कस करेंगे तो शायद आपको तुरंत समझ में ना आए। इसके लिए एक अच्छे से डिटेल में एक वीडियो तैयार करते हैं आपके लिए, और तमाम जो हमारी आस्था मैम है उन्हीं के साथ जो है इस पर बातचीत करते हैं। इस बीच सर जरा एक कोचिन शिपयार्ड पे जरा नज़र डालिए सर। कोचिन शिपयार्ड पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? आज जो है सुस्ती ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन काफ़ी क्वेरीज को कोचिन को लेकर के आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1770 के आसपास अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर जिनके पास है? क्योंकि बीच बीच में बीते कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं डिफेंस में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है, गिर उतनी तेज़ी से नहीं रहे हैं, लेकिन रिकवरी आती रहती है बीच बीच में। अभी क्या सलाह रहेगी करंट लेवल पे? जी सर, कोचिन शिपयार्ड सर, अक्सर मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक के अंदर मेरा बायस अक्सर बेरिश रहता है। उसका रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ये 1600 के नीचे टूटेगा उस दिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वापस 1180 जाएगा। ये रिसर्च मैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिश भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार ये बात से ही शुरू करता हूँ अपनी बात। बट ये मेरी लॉन्ग टर्म रिसर्च है, और वहां पे 1600 और 1630 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंट में हमने देखा सितंबर में 1630 से ही प्राइस वापस से पंप होकर 2000 के आसपास वापस लौटा था। फिलहाल मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि नई बाइंग या एवरेजिंग आप अवॉइड करें, थोड़ा सा प्राइस को सेटल हो जाने दें। जो जिनके पास 1630 या 1600 रुपए के आसपास से होल्ड है, क्योंकि वहां पर भी एक बाई रिकमेंडेशन मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, तो वो अपना स्टॉप लॉस जो है एंट्री पर लगा सकते हैं। आप वापस 1630 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी नई रिकमेंडेशन फिलहाल इस पर नया बायस मेरा नहीं है।